हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए ईवीएस में जो है 15 क्वेश्चंस जो है पेडागॉजी के आते हैं और 15 क्वेश्चंस जो होते हैं नॉर्मल एनसीईआरटी से लिए हुए क्वेश्चंस होते हैं, जीके के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अक्सर बच्चे इन क्वेश्चंस पे हमेशा गलतियां कर देते हैं। 15 क्वेश्चंस जो होते हैं पेडागॉजी से होते हैं, ये भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होते हैं। बात ध्यान रखिए कि चीज़ों को क्वेश्चंस को बड़ा करके पूछा जाता है। 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस में बेस्ट ऑप्शंस आपको चूज़ करना होता है। ये पेडागॉजी का जो है इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं पेडागॉजी में। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होता है, बच्चे गलत कर देते हैं। ये 15 क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, उनको समझ में नहीं आता कि कितनी चीज़ें मैं याद करूं, क्योंकि आप बुक्स उठाते हैं तो बहुत सारा कुछ आपको पढ़ने को मिलता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कल ही एनसीईआरटी के लिए पूरा एक थ्योरी पेपर, मतलब एक पूरा थ्योरी के लिए एक वीडियो बना है। 1 घंटे का वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 में पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 मैं आपको कल से परसों में बीच में अपलोड कर दूंगा। उसकी जो है थ्योरी के लिए जो नोट्स तैयार हो रहे हैं, तो कल अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड जो है थ्योरी का एक बार जो है वीडियो देख लीजिए। संपूर्ण ईवीएस के नाम से वीडियो आपको दिखेगा, कल ही मैंने अपलोड किया है। संपूर्ण ईवीएस का होगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, पूरे क्वेश्चंस नहीं होंगे, पूरी थ्योरी होगी। आप पढ़िए और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है मैंने आज जो है यहाँ पे दिए हैं वो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी वहाँ से आपको नोट से मिल जाएंगे। देखिए मैंने कोई क्वेश्चंस घर से बना के नहीं लाया हूँ, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पेपर्स में और अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को वो बड़े रूप में बना देते हैं क्वेश्चंस, और बड़े रूप में बना करके, ताकि देखिए बड़े रूप में क्वेश्चंस बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बड़े होने से मतलब है कि बस केवल वो आपको समय वेस्ट कराना चाहते हैं। अगर वो सिंपल लाइन टू लाइन एक क्वेश्चंस दे देंगे तो थोड़ा सा रहता है, बच्चों को आसानी हो जाती है। कुछ लोग याद करने में बहुत तेज होते हैं, याद बहुत आसान होते हैं। तो ध्यान रखिए, हमें बस केवल अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है कि हमें क्या है इसका आंसर, और वो बड़े रूप में दे चाहे छोटे रूप में, हमें बस केवल क्वेश्चंस पढ़ते हैं, की पॉइंट्स नोट करना है, और जैसे हमें की मिलता है वैसे हम झट से आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर हमारा चैनल है। ठीक है, मैं डेली इसी तरीके से आपको वीडियोस देता रहता हूँ। चाहे वो सीडीपी का पेपर हो, मैंने आपको करीब 14 से 15 पेपर आपको सीडीपी के करा चुका हूँ, और ईवीएस की भी मैं कम से कम 12 से 13 पेपर करा दिए हैं। एनसीईआरटी के मैंने कम से कम नहीं तो 3 से 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, और उसमें एक जो है अलग से मैंने थ्योरी बेस्ड पेपर को अपलोड किया है। ठीक है, इस तरीके से कई क्वेश्चंस पे आप बस सारे वीडियोस देख लीजिए। आपका अगर ईवीएस नहीं तैयार है तो यहाँ से ईवीएस आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 4 से 5 दिन के बाद में आपको पेडागॉजी में एक्चुअली देखिए ईवीएस के पेडागॉजी में जो है 4 टॉपिक है, टोटल 4 टॉपिक है। मैं 4 टॉपिक्स की थ्योरी के साथ आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर से मैं कह रहा हूँ 4 टॉपिक की थ्योरी के साथ क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा वक्त लग जाता है नोट्स बनाने में इन सब चीज़ों के, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फ़ोन में, और फ़ोन में टाइप करना चीज़ों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मैं 4 टॉपिकों को अभी 4 दिन बाद अगर मैं आपको वो पढ़ाऊँगा तो पेडागॉजी, ईवीएस की पेडागॉजी में आपको एक भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। सारा का सारा आपको सब क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं 15 क्वेश्चंस क्लियर करा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस करा रहा हूँ, उसी तरीके से मैं आपको ईवीएस पे जो है पेडागॉजी से भी क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सीढ़ीदार कुएं जो होते हैं या बावड़ी जिसे कहते हैं, उसके संबंध में निम्न में से क्या कथन दिए गए हैं। कुछ कथन दिए गए हैं, वो सही गलत में से बताना है। कुछ कथन, क्या उनसे कथन सही है। तो ये जो सीढ़ीनुमा जो बावड़ी होते हैं, ये क्या जल भंडारण और संरक्षण जो है कि पारंपरिक व्यवस्था है, या सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित जो है राज्यों में किया जाता है, और उनमें केवल संदूषित जल पाया जाता है, प्रदूषित जल पाया जाता है। तो ऑप्शंस देखिए और आप बताइए ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो ठीक है, इसका सही जवाब है डी नंबर, ABC है। संदूषित जल छोड़ करके सभी पाए जाते हैं, और ये जो सीढ़ीनुमा जो है क्षेत्र होते हैं ये राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में ऐसे जो है बहुत सारी जगह में पने होते हैं। हल्की फुल्की जो है बारिश होती है, बारिश भी वो भी कितना 45 mm के करीब वहाँ बारिश होती है रेगिस्तान के एरिया में, और 45 mm की बारिश में जितना भी वो पानी इकट्ठा होता है वही पीने के योग्य होता है उनके लिए। वो बहुत पुराने जो है संरक्षण की एक विधि है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को इसी तरीके से पूछेंगे। फिर से कह रहे हैं
ठीक है। तो याद रखिएगा, कल को हो सकता है राजस्थान लिख करके बता दे स्पेशली कि राजस्थान में किस प्रकार के जो है पानी का संरक्षण होता है, तो आपको पता होना चाहिए सीढ़ी नुमा आकृति के रूप में ऐसे कुएं होते हैं। ठीक है, पिक्चरों में आपने कई पिक्चरों में जो है राजस्थान की पिक्चरों में आपने ये वीडियोस में ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए, गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड। बहुत सारे जो बच्चे एसएससी बैकग्राउंड के होंगे इसका जवाब दे देंगे, लेकिन कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूज हो सकता है, थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है। देखिए, सबसे छोटा राज्य जो है भारत का वो है गोवा, क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है। अच्छा, बड़ा राज्य कौन सा है अगर क्वेश्चन पूछ ले, तो बड़ा राज्य है राजस्थान। ध्यान रखिएगा, राजस्थान जो है क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य है, पहले नंबर पे। ठीक है, और पॉपुलेशन के मामले में हम उत्तर प्रदेश ऊपर नंबर पे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश ऊपर है। ठीक है, अब समझ गए होंगे। गोवा में बोले जाने वाली जो भाषा होती है वो कोंकण भाषा है। ध्यान रखिएगा, गोवा में एक कोंकण भाषा बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये ईवीएस का एक क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पाए जाने वाले गर्म मरुस्थल को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो भारत में जो गर्म मरुस्थल है, हमें पता है कि गर्म मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, वो रेगिस्तानी एरिया में ही पाए जाते हैं। तो भारत में जो है गर्म मरुस्थल का जो क्षेत्र है वो थार मरुस्थल उसको कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, थार मरुस्थल है, रेगिस्तानी एरिया होता है, राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा, अगर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है गर्म मरुस्थल की जगह जो है शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? शीत मरुस्थल। तो ध्यान रखिएगा, शीत मरुस्थल है, लद्दाख को शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं, बर्फ से ढका होता है। ठीक है, तो उसे बर्फ उसे, और ये अगर थार मरुस्थल तो ये इस तरीके का। ठीक है, आंसर याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जो नदियां हैं सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? कल मैं ये क्वेश्चंस पढ़ा चुका हूं, डेल्टा से रिलेटेड बाद में बता चुका हूं। ऑप्शंस देखिए, नर्मदा तापी नदी, गोदावरी कृष्णा नदी, गंगा यमुना नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। सोचने का प्रयास करिए, सुंदरबन के डेल्टा कहाँ पाए जाते हैं? पहली चीज़ तो देखिए, सुंदरबन के डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, और पश्चिम बंगाल में ही मैंने कल ही बताया था कि मैंग्रोव वनों की जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब मैंग्रोव वन जो होते हैं वो समुद्री वन होते हैं, समुद्र जहाँ मिलते हैं समुद्री वन होते हैं। ठीक है, तो ये जो वन है आमतौर पे गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो यहाँ संगम होता है वहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतनी चीज़ें हैं, इसमें से कुछ भी फैक्ट्स पूछ लेते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन पे देखते हैं। जब कोई व्यक्ति जो है ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की तरफ, देखिए केरल ये इंडिया का मान लीजिए नक्शा है और अहमदाबाद यहाँ है, तो केरल ये इस पट्टी में कह रहा है चलने के लिए बात कह रहा है। तो अहमदाबाद से जब केरल की तरफ यात्रा करता है तो वो अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में कहाँ है? तो ये विंध्याचल, आरावली, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट में? तो हमें पता है, देखिए ये पूर्वी घाट का एरिया है, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट है, तो ये आंसर हो गया पश्चिमी घाट का एरिया है। ध्यान रखिएगा, ये पश्चिमी घाट का है। ठीक है, गोवा से मैंने कहा था, गोवा का जो है जो उत्तरी सह्याद्री को कोंकण सह्याद्री भी बोलते हैं, कोंकण सह्याद्री बोलते हैं। यहाँ से आप पूरा जितना बेल्ट आपको नज़र आती है ये सब जो है पश्चिमी घाट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? सही बताना है आपको। असम और बिहू ये नृत्य हैं चीज़ें। असम में कौन सा नृत्य किया जाता है? बिहू नृत्य। उड़ीसा में भरतनाट्यम, तमिलनाडु में लावड़ी और कर्नाटक में कथक। तो ये बहुत लोगों को इसका जवाब पता होगा, एसएससी वाले लड़कों को तो ये पक्का इसको पता होगा जवाब। तो ये जो नृत्य है असम में बिहू नृत्य किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी गलत है। लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र का डांस है। ठीक है, नृत्य है, लोक नृत्य। और कथक जो है वो उड़ीसा का डांस, उड़ीसा का है। ठीक है, और तमिलनाडु का जो है वो भरतनाट्यम है। ठीक है, और कर्नाटक का जो है कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ को समझते हैं। ऑप्शंस पढ़िए। भूकंप की तीव्रता का मापन होता है, या भूकंप की रेखीय रिकॉर्ड करता है, जैसे ऐसे 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 नहीं वो मैपिंग होती है उस तरीके का रिकॉर्ड करता है, या भूकंप का अध्ययन करने के हम कहते हैं। तो इसका सही जवाब है सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। कितनी जोर का जो है भूकंप आया है ये बताता है सिस्मोग्राफ के द्वारा ही। 0 से 10 की रेटिंग होती है। अक्सर नहीं सुना है कि 6.5 का भूकंप आ गया है, 5 का भूकंप आ गया है, 4 इंच का भूकंप आ गया है, तो ये वही है, उसकी तीव्रता मापी जाती है। अगर 6, अब आप समझ लीजिए 6.5 की रेंज का जो है भूकंप भुज में आया था जब तबाही लाया था, 2001 की बात होगी तकरीबन,
तो समझ लीजिए कितना होगा रेंज उसकी। तो अगर 4-5 जो आमतौर पे हम लोग यूपी में रहते हैं, कानपुर का मैं रहने वाला हूँ, तो कानपुर में जो है मुश्किल से 4 का रेंज का भूकंप आता है, तो नॉर्मली कुछ नहीं है। लेकिन अगर यही 5.5 की रेंज का भूकंप आ जाए तो बहुत सारे जो कच्चे मकान होंगे लोगों के गिर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभय एक टीचर है, उसने जो है अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। ठीक है, बीमारियों का एक समूह है उसके बारे में कहा है। वो कोई भी बीमारी हो सकती है, जैसे आँख से दिखने वाली बीमारी हो सकती है कि आँख नहीं दिख रहा है, किसी को आँख से सही से नहीं दिख रहा है, रतौंधी हो गई मान लीजिए है, या विटामिन सी की कमी हो गई, इस तरीके की बीमारियों से। ठीक है, तो उसमें जिससे जो है उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पढ़ते वक्त इन चीज़ों पे बहुत फोकस रहिएगा। मैं इस चीज़ों को बहुत गौर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें मैंने भी कभी ना कभी जीवन में गलतियाँ की हैं। मैं जब आईएएस के एग्ज़ाम्स देता था तो मैं भी कहीं ना कहीं इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में ये नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना भूल जाता था, पढ़ना भूल जाता था, और मैं कई क्वेश्चंस जो है 3 से 4 क्वेश्चंस में हमेशा गलत करके आ जाता था। ठीक है, तो क्योंकि टाइम बहुत कम बचता है पेपर करते वक्त, और यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस जैसे सब्जेक्ट्स को देना थोड़ा सा हार्ड हो जाता था, तो मैं बहुत जल्दबाजी में पेपर को करता था। तो मैं वही कह रहा हूँ, जो मैंने गलतियाँ की वो आप ना करिएगा, इसलिए मैं बार बार इस पॉइंट पे फोकस करता हूँ। भले ही आपको सुनने में बड़ा अजीब लगे कि क्या ही इस तक कर लोगे, इतने में क्या ही हो जाएगा, पर ये आप समझ नहीं रहे। ये शब्द जो है बहुत बड़ा मीनिंग चेंज कर देता है। तो पढ़िए, चलिए ऑप्शन देखते हैं। इससे बच्चों को जो है वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, या इसने जो है बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने में और एक साथ काम करने में समझ विकसित किया, या इससे जो है समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे पीड़ित थे। ठीक है, या इनसे जो है समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया गया। तो देखिए, उन्हें जो है बच्चों को जब हमने ये चीज़ दिया कि सर्वेक्षण करना है, तो हमें ऐसे लोगों को जो है जो पीड़ित थे उनसे उन्हें बातचीत करने का प्रवाह मिला मौका। तो भावनात्मक एक चीज़ें उससे बच्चे के अंदर जुड़ती है कि भाई समस्याओं को समझता है, सुनता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं बेटा इसमें। ठीक है, तो सुनता है। ठीक है, डेटा हैंडलिंग समझता है कि किस चीज़ को, देखिए इतने सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे कि मेरे पड़ोस में एक आंटी थी, मेरे पड़ोस में एक अंकल थे, उनको था, इनके नाम लिखेगा चीज़ों, तो डेटा हैंडलिंग में समझेगा, सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करेगा, तो एक समझ डेवलप होगी कि मुझे किस तरीके से। कई लोग जो है जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बना ही नहीं पाते, सब अस्त व्यस्त कर देते हैं, तो ये बच्चों में जो है डेटा हैंडलिंग की जो है सुविधा मिलेगी। वास्तविक जीवन में उसको सीखने में मदद मिलेगी कि किन गलतियों के कारण, बहुत सारे हो सकता है कि मैंने ये चीज़ नहीं की, मैंने काश अगर बचपन में खूब सारा दूध पिया होता है। तो बहुत लोग जैसे नहीं दूध और खाने पीने से बच्चे कतराते, तो उन चीज़ों को भी समझने लगे। पर बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी। बीमारियों को समझने का ज्ञान नहीं होता है बच्चों में, इतना बड़े वो नहीं होते हैं कि बीमारियों से समझ सके। ठीक है, तो इसका आंसर है ये प्रासंगिक नहीं है, इसका आंसर सी है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रेल लिपि में जो है मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है। ये सीटेट में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, फिर से मैं बता रहा हूँ, सीटेट में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। अब देखिए, कई बार जो होता है ब्रेल लिपि पूछते हैं कि ब्रेल लिपि क्या होती है, तो आप सबको पता हो गया, जो इनको आंख से नहीं दिखता, जो अंधे होते हैं, उनके पढ़ने की विधि होती है ब्रेल लिपि। ठीक है, वो हाथों से टच करके किताबों में उभार हुए होते हैं, उसी से पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि उसमें कितने बिंदु होते हैं। कई लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, मैं गारंटी कह रहा हूँ 80% लोगों को इसका जवाब नहीं पता होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। 4 बिंदुओं, 8 बिंदुओं, 6 बिंदु और 10 बिंदु। तो ब्रेल लिपि में जो होता है वो 8 बिंदु होते हैं। 8 बिंदु में सारा खेल होता है छुपा हुआ, ABCD जो है बच्चे उसी में सीखते हैं। देखिए, मैं कुछ बता देता हूँ आपको। अगर ब्रेल लिपि में जैसे ए पढ़ना है उसको, तो ए पढ़ने का सिर्फ तरीका ये है कि वो ये डॉट ये है, उसके लिए ये संकेत है कि ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए उसको बी याद करना है, तो बी का मतलब है उसके लिए एक डॉट ये होगा और एक डॉट जस्ट उसके नीचे होगा, तो वो समझ जाएगा कि ये बी लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब सी पढ़ना होगा तो सी पढ़ने के लिए एक डॉट ये होगा और एक डॉट ये होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब मान लीजिए एक्स पढ़ना है। अब देखिए एक्स है कैसे। ठीक है, तो एक्स के लिए सबसे तरीका ये है कि 2 डॉट ऊपर होंगे, ठीक, और 2 डॉट नीचे होंगे। इसी तरीके से 8 डॉट होते हैं कई वर्डों में, जिसमें 6 डॉट्स होते हैं और 6 डॉट्स में ABCD पूरी याद हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो पढ़ता है। इन्हीं चीज़ों को फील करके नाम, जैसे मोहित लिखा है, मेरा नाम मोहित है, तो मोहित को जो है चीज़ों से डॉट से देखेगा, है ना, और उन डॉट्स को छू करके समझ जाएगा आपका नाम मोहित है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो है किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका जो है द्रव्यमान संख्या जो है चंद्रमा की सतह पर 10n है। तो हमें पता है कि पृथ्वी पर अगर किसी चीज़ का भार मान लीजिए 60 kg है, अगर पृथ्वी पर किसी चीज़ का भार 60 kg है तो चंद्रमा पे उसका भार जो है 1/6 होगा। ध्यान रखिएगा, उसके भार का 1/6 होगा। तो मेरा कहने का मतलब है अगर किसी चीज़ का भार 60 kg है तो चंद्रमा में उसका भार 1/6 होगा, मतलब 10 kg होगा। ठीक है, तो यहाँ n लिखा हुआ है तो यहाँ 60n उसका भार होगा। ठीक है, समझ गए होंगे पॉइंट। इसमें कुछ समझाने जैसा अब तो कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए ध्रुव तारा क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्रुव तारा हमने सब जानते हैं ध्रुव तारा क्या होता है। ऑप्शंस आपको पता होगा, ये मुझे पता है। उत्तरी ध्रुव तारे हुए, दक्षिणी तारे को कहते हैं, पूर्वी तारे को कहते हैं, पश्चिमी तारे को कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं ध्रुव तारा जो है सदैव हमेशा उत्तर दिशा की ओर जो है दिखता है, उत्तर की ओर दिखता है, और ये सबसे चमकदार होता है, चमकदार तारा होता है। ठीक है, सबसे चमकदार तारा होता है यही। ठीक है, ध्रुव तारा, इसकी यही 2 खूबियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तप्त जो है भूजल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तप्त जल, जब तप्त भूजल में, ठीक है, पृथ्वी के नीचे जो है पृथ्वी के नीचे जो है ऊर्जा जो मिलती है उसी को पूछ रहे हैं कि भूजा जो है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो ये ऑप्शंस हैं। भूतापीय ऊर्जा को जो है तप्त भूजल कहते हैं। ठीक है, ये आखिर होता क्या है, तो पृथ्वी के नीचे जो होता है बहुत ज़्यादा जो है संग्रहित तापमान होता है, ताप होता है, गैसेस भरी होती हैं पृथ्वी के नीचे, गैसेस भरी होती हैं, उसी को ही जो हम ऊर्जा कहते हैं और उसी का ही हम यूज़ करते हैं। वो ऊर्जा मिलती कैसे है पृथ्वी के नीचे, तो पृथ्वी के नीचे जो है हमें पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जब ये टूटते हैं तो एनर्जी निकलती है। जब ये टूटते हैं तो एनर्जी, और वही एनर्जी जो है पृथ्वी के नीचे, चूंकि एनर्जी निकलने के लिए कोई छेद तो होता नहीं है, तो वही एनर्जी जो है उसी जगह स्टोर हो जाती है। और जब हमें पता चलता है कि यहाँ एनर्जी, तो हम उसको उसी एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, तो उसी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बायोडीजल है। ध्यान रखिएगा, बायोडीजल की फसल पूछ रहा है, पौधे का नाम पूछ रहा है, बायोडीजल की फसल। तो देखिए ऑप्शंस क्या है, कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। तो देखिए बायोडीजल की जो फसल है वो जेट्रोफा है। याद रखिएगा जेट्रोफा जो है, कई बार यह है, देखिए ईवीएस का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इनको हल्का पुल्का मत समझिएगा, बिल्कुल याद रखिए चीज़ों को, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 10 लाइक्स दे दीजिएगा, 10 लाइक्स चाहते हैं केवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। पानी के साथ जो है प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरती है, लेकिन लोहे की एक कील जो है डूब जाती है। इसे जो है क्या कहते हैं, ये तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा मतलब व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, अब समझ लीजिए, इसी भाषा में ये क्वेश्चंस नोट किया गया था, इसी भाषा में ये क्वेश्चंस आया था और इसी भाषा में ये क्वेश्चंस जो है नोट कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्यों इतना कंफ्यूजिंग करते हैं, इसके द्वारा व्याख्या की जा सकती है, ये लिख सकते थे। तो ऑप्शन चलिए पढ़ते हैं। लोहा जो है पानी की तुलना में हल्का होता है और स्टील पानी की तुलना में भारी होता है, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शंस नहीं सही है। ठीक है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील में लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ठीक है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी में लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। उसी तरीके लोहा जो है पानी की तुलना में भारी होता है और स्टील पानी की तुलना में हल्का होता है। तो इसका सही जवाब है स्टील जो होता है, स्टील की कटोरी पे जो लगने वाला बल होता है, ठीक है, वो उसके जो है भार की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए वो तैरता रहता है, लेकिन जो है कील होती है उसका जो है भार तुलना में कम होता है, इसलिए वो डूब जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, किस चीज़ के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन देखिए, स्थान ज्ञात करने के लिए, या वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में, वस्तु की पहचान करने में।
तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग होता है वस्तु की आयु ज्ञात करने में, इसका प्रयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं, देखिए जो बहुत 1000 साल, 4000 साल, 5000 साल, 10,000 साल जो पुरानी वस्तुएं होती हैं, कभी कभी हमें ज़मीन से मिल जाती हैं, तो उन चीज़ों को हमें पता लगाना होता है कि ये कितने साल पुरानी हैं, इनकी क्या खूबियाँ रही हैं, तो उनकी आयु जानने के लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ईवीएस के बारे में। ईवीएस जो है शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन में से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, और यही पेडागॉजी का क्वेश्चन है। मैं सिर्फ केवल आपको दिखाने के लिए कुछ क्वेश्चंस पेडागॉजी का क्वेश्चन है और कितना सिंपल है। ये देख रहा है कक्षा में जो है प्राप्त अधिगम को, क्लास में जो भी आपने सीखा है, विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ना है, इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? तो वैश्विक जो है पर्यावरण मुद्दे और चिंताओं को जो है पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना है, या पूर्ण जो है विद्यालय दृष्टिकोण देखना है, या पाठ्य चर्चा से बाहर जाना है, या पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना है। तो इसका सही है, अगर विद्यालय के बाहर को जीवन से जोड़ना है, उसे समृद्ध करना है, तो पाठ्य पुस्तकों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, स्कूल से बाहर निकलना पड़ेगा, चीज़ों को साक्षात रूप से करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, तो देखते हैं आंसर। देखिए नॉर्मली हो गया चीज़ें। सुषमा जो है, जो भी नाम ले लीजिए, सुषमा चाहती है कि उसने जो है छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त विधि है? समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, और कक्षा में जो है बहस आयोजित करना। तो इसकी सबसे अच्छी विधि है, देखिए पोस्टर बनाने से बच्चे के अंदर संवेदनशीलता नहीं जागेगी, ना ही भावनात्मक उसके प्रति कोई भी लगाव होएगी। सामूहिक चर्चा से वो 2 मिनट के लिए तो बातें कर लेगा, हाँ हमें पेड़ लगाना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए, फिर कल जाके वो भूल जाएगा। कक्षा में बहस से कोई फ़ायदा नहीं होती, बहस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसका सही जवाब है सी नंबर। उसे एक पेड़ अपनाना होगा, उसको घर में एक दीजिए, एक गमला दे दीजिए, उसमें एक पेड़ लगा दीजिए, उसको बोलिए कि इसका ध्यान रखिएगा, हमेशा पानी लगाइएगा। वो इस चीज़ पे चिंतित रहेगी कि इसको पानी देखिए सूखना नहीं चाहिए। उससे उस पेड़ से कभी कभी भावनात्मक लगाव भी बच्चों का जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए भावनात्मक लगाव लगाने के लिए बच्चों को ये पेड़ पौधे अपनाने चाहिए एक, और उसे पोषित करने में मदद करनी चाहिए आपको भी। ठीक, कार्बन डेटिंग प्रयुक्त की जाती है, दोबारा रिपीट हो गया है, ये वस्तु की आय पहचानने के लिए प्रयोग होती है, मैंने बता दिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है आम पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम के अलावा भी नहीं, मतलब सभी फल, जितने भी फल होते हैं उन सब को पकाने का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बाइड। तो देखिए ध्यान रखिएगा, आम पकाने हो या फल, केला जो भी हो, संतरा, ये सभी पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कांसा क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है? तो कांसा देखिए, ये सोना और चांदी जैसा एक तत्व है, ये तांबा और टिन का मिश्रण है, दो चीज़ों के मिलने से बना है, और इसका उपयोग जो हज़ारों वर्षों से हो रहा है, और इससे जो है बर्तन, मूर्तियाँ और तोप बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए सोना और चांदी जो है बिल्कुल मूल तत्व हैं। ठीक है, ये इसी रूप में पाए जाते हैं, इसमें कोई मिला नहीं होता है। ठीक है, 24 कैरेट का गोल्ड जैसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल शुद्ध सोना होता है। 22 कैरेट में 75% सोना होता है, बाकी मिलावट होती है। तो ये कांसा जो होता है वो मिलावटी सोना होता है, मतलब मिलावटी चीज़ होती है, उसमें तांबा और टिन का मिक्सचर होता है। तो इसमें बी सही है। इसका उपयोग बहुत पुराने सालों से कर रहा है, हड़प्पा काल से जो है कांसा का प्रयोग होता आ रहा है। देखिए ध्यान रखिएगा, हड़प्पा काल से। तो अगर क्वेश्चंस में ऑप्शन मूर्ति हटा करके ये बोल दे कि इसका प्रयोग जो है हड़प्पा काल से होता आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इसका हड़प्पा काल से इतिहास में होता आ रहा है। इसका चौथा भी ऑप्शन सही है, तो इसके 2, 3 और 4 सही है, ऑप्शन सी नंबर सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो उसके लिए खतरनाक प्रभाव होगा। कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। देखिए ध्यान रखिएगा, कोयला जो है, अगर हम कोयला घर में जलाते हैं और दरवाज़ों को बंद करते हैं, खुला नहीं रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा उस कोयले से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है।
और अगर हमने दरवाज़ा बंद कर दिया, सब जगह से ब्लॉक कर दिया, क्योंकि धुआं जो है, कोयले का धुआं दिखता नहीं है, ठीक है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और जो कि क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है रक्त में जो है घुल जाती है बहुत आसानी से। ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ब्लड में बहुत आसानी से घुल जाती है, और ब्लड में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में होता है, उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा को कम कर देती है। ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर देती है, ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन में मौजूद जो ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा को कम कर देती थी। और जब मात्रा कम हो जाती है तो जब व्यक्ति सोने के लिए बैठता है, सोने के लिए प्रयास करता है, सो जाता है, तो वो धीरे धीरे ब्लड में उसके ऑक्सीजन, देखिए सांस तो लेगा ही सोते हुए, और वो बिना उसको पता चले वो मर जाएगा, उसको घुटन उटन कुछ नहीं होगा, उसके शरीर में ऑक्सीजन पता ही नहीं चलेगा, वो मर जाएगा, बिल्कुल उसको घुटन नहीं होगी। इसलिए कभी भी कोयला, अंगीठी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बंद कमरों में, और ये बहुत ही खतरनाक होती है, ये धीमा जहर होता है, पता ही नहीं चलता, ठीक है, पता ही नहीं चलता। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है। कई क्वेश्चंस बार पूछा जा चुका है, लेकिन आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, मुझे पता है। इंद्रधनुष में रंगों का क्या होता है, तो आप देखिए ऑप्शंस देखिए, मैं सीधा आंसर बताता हूं इसका आंसर है डी नंबर। ध्यान रखिएगा, इसका जो बैगनी, ठीक है, बैगनी कलर होता है पहला, वायलेट जिसे कहते हैं, ठीक है, दूसरा होता है जामुनी कलर जिसे कहते हैं इंडिगो, ध्यान रखिएगा, इंडिगो, ठीक है, फिर उसके होता है ब्लू कलर, ध्यान रखिएगा, ब्लू कलर, ठीक है, फिर हरा होता है ग्रीन, फिर येलो, फिर नारंगी जिसे कहते हैं ऑरेंज, और फिर रेड होता है। ठीक, VIBGYOR, मैंने ऐसे याद किया था, आप भी याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, बहुत होता है ज़रूरी। ठीक है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस गैस के जो कारण जो है भोपाल त्रासदी हुई है, तो देखिए इसका आंसर देखिए क्या है। तो भोपाल त्रासदी जो हुई है वो मेथाइल आइसो कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, और या मेथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुई है। तो इसका आंसर है मेथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल त्रासदी जो हुई थी वो 1984 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1984 में त्रासदी हुई थी। यूनियन जो है भोपाल में जो है एक फैक्ट्री थी जिसे कहते हैं यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी। उसमें जो है उसमें से गैस का रिसाव हो गया था, और वहाँ पे जब गैस में रातों रात गैस का रिसाव हुआ था, और लोग करीब वहाँ पे 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा, 3000 बहुत बड़ी घटना थी, 3000 की मृत्यु हुई थी 1984 में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग जो है संक्रामक रोग है, मधुमेह, ठीक है, या उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, या हार्ट रोग जो होता है, और जो या शुगर जो है वो, या डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया जो होता है वो जो है संक्रामक रोग है, संक्रमण से फैलता है, गले की बीमारी होती है, ध्यान रखिएगा, गले में फैलता है, ध्यान रखिएगा, गले में फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है परीक्षण जो है HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है, विडाल, MP, ESR और एलिसा। तो देखिए एलिसा जो है टेस्ट वो है HIV के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्कीमो जो है अपने घर इग्लू, ध्यान रखिएगा, इग्लू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इग्लू जो है कहाँ रहते हैं, ध्यान रखिएगा, इग्लू कहाँ रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इग्लू जो है बर्फीली जगहों में रहते हैं, ये इनके घर को इग्लू कहते हैं। बर्फीली जगहों पर रहने वाले जो घर होते हैं, जो घर बनाते हैं, उनको इग्लू कहते हैं। तो इग्लू का निर्माण जो है बर्फ़ से करते हैं, और इसका क्या कारण है। एस्कीमो ये आमतौर पे जो है अमेरिका में जो जगह है, वहीं पे अमेरिका के रहने वाले जो क्षेत्रीय, जैसे कनाडा के ऊपर जो है एरिया है, वहाँ पे जो जहाँ बर्फ़ पाई जाती है, वहाँ के लोगों को कहा जाता है। तो बर्फ़ जो है ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। यह बर्फ़ की दीवारों के बीच में मौजूद जो है हवा
अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ये बर्फ़ जो है मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की जो है कीमत अधिक होती है, इसको तो हटा ही दीजिए। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है, इसलिए बनाते हैं, नहीं, इसका कारण नहीं बनाते। ठीक है, बर्फ़ की जो है ठंडी हवा पानी को अंदर नहीं आने देता। ठीक है, तो आंसर इसका बी है। जो बर्फ़ जो होती है वो आमतौर पे जो है हवा को रोक लेती है, ना बाहर की हवा को अंदर नहीं आने देता और अंदर की हवा को बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए कितना ये इस क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस कितना बड़ा है और मैंने कई बार इस क्वेश्चंस को करा चुका हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि एक की पॉइंट से इसका आंसर निकल आता है, सिर्फ केवल जानबूझ करके बच्चों में डराने के लिए दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु के हिसाब से बनाए जाते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए हुए हैं। मकान जो होता है वो मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। देखिए बांस के खंभे पर, तो हमें आंसर पता चल गया कि बांस के खंभे पर कहाँ बने होते हैं इंडिया में, यह आंसर देखना है बस। अंदर के भी मकान लकड़ी के ही होते हैं, ज़मीन से 3 से 4 फीट की ऊंचाई पे होते हैं। मकानों की छत ढालू होती है। यदि गांव में भारी वर्षा होती है तो यह किस राज्य में होगा। अब देखिए मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि जो बांस के मकान होते हैं, बांस के खंभों में जो टिके होते हैं, ठीक है, जो आमतौर पे जो है जो आमतौर पे तो ऊंचाई से ज़मीन से जो है 10 फीट की ऊंचाई पे बने होते हैं उनके मकान। ठीक है, 10 फीट। इसकी वजह से क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है, बारिश भारी वर्षा के कारण जो है बाढ़ आ जाती है और बाढ़ जो होती है 10 फीट तक रहती है, तो उसके लिए उनका घर नहीं खराब होता। ये जगह है असम। ये असम में देखिए, उत्तर प्रदेश में होगा नहीं। राजस्थान में बारिश का वैसे ही अकाल पड़ा रहता है। बिहार में भी हालत ख़राब रहती है, लेकिन बिहार में देखिए बाढ़ तो आती है, क्योंकि बाढ़ जो है बिहार में क्या होता है, नदियों की वजह से आ जाती है, लेकिन इस तरीके की समस्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, कई कुछ जगहों में होती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होती। तो इसका आंसर बी नंबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों को, कीड़ों को खाता है, छोटे छोटे जीवों को खा लेता है। ठीक है, पेड़ पौधा है छोटा सा। हमारे देश में ये कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम और उड़ीसा। इसका सही है, नेफेंथिस जो होता है वो एक पौधा होता है जिसे घटपर्णी पौधा कहते हैं। घट, ध्यान रखिएगा, घटपर्णी, इसे घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। ठीक है, तो कई बार ये होता है घटपर्णी लिख के आता है। ये मेघालय में पाया जाता है। ये पौधे जो होते हैं जानवरों को खा के अपने अंदर जो है जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। मानव रुधिर वर्ग की खोज जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? जो हम ब्लड ग्रुप देखते हैं, ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए, लैंडस्टीनर, जेनिक्स, पेंटिंग एंड मास्ट और कार्ल मार्क्स। तो इसका सही जवाब है लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। ध्यान रखिएगा, कल मैंने ये वीडियो जो मैंने संपूर्ण जो है ईवीएस के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ जो है आपको, तो वहाँ पे पार्ट 1 के नाम से वीडियो होगा, कल ही मैंने अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिए एक बार। एनसीईआरटी फिर दोबारा आपको एनसीईआरटी की बुक्स तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने इसलिए दिए हैं कि ताकि आप समझ जाएं कि क्वेश्चंस क्या आते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सब दिए हैं, टॉपिक टू टॉपिक, एक से टॉपिक वाइज दिया है मैंने, अस्त व्यस्त कुछ नहीं डाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमें देखिए, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सूर्य के प्रकाश में पौधे जो है अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और भोजन के निर्माण की प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 जो है इनहेल करते हैं। ठीक है, CO2 खींचते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये है निम्न में से सोखते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग रिप्लाई करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। वायुमंडल में जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? CO2 की मात्रा बताइए कितनी है परसेंटेज में। ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा कितनी है ये हमें कमेंट में करिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। आज का वीडियो पूरा हुआ है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।